हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मैं आपको कराने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अपने एनवायरनमेंट से और आजकल की कंडीशन से। और इस चैप्टर से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो क्वेश्चंस जो रिपीटेड हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। मैं आपको बता दूंगी जैसे जो भी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चों दो आपस में कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हों। एक उसमें से होने वाला है लिविंग कंपोनेंट और दूसरा होने वाला है उसमें से नॉन लिविंग कंपोनेंट। It is a system of interaction between living and non-living components of an environment. जितने भी लिविंग चीजें हैं ना वो नॉन लिविंग चीजों पे डिपेंड कर रही हैं और नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम सॉइल की बात करें या वाटर की बात करें तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए हमारी अर्थ पे। तो ये जो सॉइल और वाटर है ना, इसका फॉर्मेशन जो कंटिन्यूअसली होता रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लेट्स से हम बात करें वाटर की, तो वाटर का कंजम्पशन होगा तब जाके वाटर फिर से यूज होगा। अगर हम सॉइल की बात करें तो जो भी मेंटेनेंस होती है टेम्परेचर वगैरह की दैट इज बिकॉज ऑफ लिविंग लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर इंटरैक्ट कर रही हैं, ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। पहले देखो नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे, इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशन वाला जो इकोसिस्टम हो नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे उसको, जैसे जो अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम जो लैंड पर एग्जिस्ट कर रहा है वो टेरेस्ट्रियल हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि ग्रासलैंड और जैसे कि डेजर्ट। ये सिस्टम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ होंगे और बहुत सारी लिविंग स्पीशीज होंगी। एक फॉरेस्ट को कंपेयर करो डेजर्ट से, क्या सेम कंडीशन होने वाली है? नो, राइट। सो ग्रासलैंड, डेजर्ट ये टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम है। इनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरैक्शन तो हो रहा होगा, बट ये तीनों के तीनों लैंड पर एग्जिस्ट करने वाले नेचुरल इकोसिस्टम है। एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि पानी वाले, जैसे कि फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर जैसे मरीन वाटर की भी हम बात करें, ओशन और सी, पूल, पॉन्ड, रिवर्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैन ने बनाया है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि जो भी हमारी फील्ड है जिसपे एग्रीकल्चर किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम भी इसी का एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। नेक्स्ट हमको देखना है, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अर्थ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेन यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी की, और हमारी अर्थ पे प्रोड्यूसर्स मेनली ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और फिर दूसरों के लिए हेल्प करते हैं। जैसे प्लांट से ही हमें खाना मिलता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है। सो प्रोड्यूसर्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना लेंगे उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बनाने वाले आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट देखो, प्रोड्यूसर्स के बाद आ जाते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर सबसे पहले लेवल पर आया जिसने प्रोड्यूस किया अर्थ पे चीजों को, फिर आए कंज्यूमर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, दोज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। इतना ही ईजी है ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। जब आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो तो आप डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, और इनडायरेक्टली जब हम उनसे कोई डिश बना रहे हैं, कुछ सीड्स लेकर आ रहे हैं, उसका ऑयल बना रहे हैं, दैट इज द इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी ऑन द प्लांट्स। सो दे आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम और
अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करें या उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। जैसे अगर आप डियर की बात करो तो डियर जो है वो तो डायरेक्टली ग्रास को खाएगा या फिर प्लांट्स को खाएगा, और जो डियर को तभी एनर्जी आई, तो डियर को सारी एनर्जी आई प्लांट्स से जो उसने खाए थे। उसके बाद जब लायन ने उस डियर को खाया तो डियर की एनर्जी जो उसने प्लांट्स से ली थी अब वो चली जाएगी लायंस के अंदर। तो लायन इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्लांट्स के ऊपर क्योंकि उसने डियर को खाया है जो कि प्लांट्स खाता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर मर जाएंगे और लायन भी इनडायरेक्टली मर जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज सेइंग दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड तो करते ही हैं प्लांट्स के ऊपर सारे के सारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बेसिकली 4 तरीके के हो गए, हर्बीवोर, दूसरे होते हैं कार्निवोर, तीसरे होते हैं पैरासाइट और फोर्थ होते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर वो जो ग्रीन प्लांट्स पर सरवाइव करे, कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ईटिंग या फिर मीट ईटिंग होते हैं, पैरासाइट पैरासिटिक भी बोल सकते हैं इसको, जो ना एक होस्ट बॉडी पे सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि पैरासाइट का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, खुद का एग्जिस्टेंस आज इनको हमेशा एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है, कोई दूसरी बॉडी चाहिए होती है जिसमें जाकर ये सरवाइव करते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे वर्म्स हैं जो दूसरे एनिमल्स की इंटेस्टाइन में जाकर सरवाइव कर रहे हैं, वो उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो सारा खाना डाइजेस्ट होकर आता है उसको यूज कर लेते हैं। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर काफी बार ना होस्ट बॉडी को नुकसान ही होता है क्योंकि उसका डाइजेस्टेड फूड ये पैरासाइट ले रहे हैं। उसके बाद ओमनिवोर्स जो दोनों खाएं, मीट भी खाएं और प्लांट्स भी खाएं, दोज आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स, और बियर की बात करें तो वो भी ओमनिवोर है, क्रो की बात करें तो वो भी ओमनिवोर है। सो दीज आर 4 कंज्यूमर्स जो कैटेगरीज है, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स वी कैन से, याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे ये अभी बात आई थी ना, देखो ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर और ओमनिवोर टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, देखो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। तो प्राइमरी मतलब पहले कंज्यूमर्स, तो जैसे ही ये डायरेक्टली ले लेते हैं प्लांट से अपना खाना, ऐसे याद रखना। अब इसमें सारे वेज खाने वाले जो भी जानवर हैं, घास खाने वाले, प्लांट्स खाने वाले, सारे आप एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। और ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी आपने ध्यान रखना है कि हर्बीवोर्स कौन से लेवल वाले कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंज्यूमर के अंदर हम डाल देते हैं। ये फ्लैश खाते हैं हर्बीवोर्स का, फॉर एग्जाम्पल आउल, पिकॉक, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। दे आर नॉट प्रेड अपॉन ऑन फर्दर एंड आर कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर्स। जैसे अगर हम कार्निवोर्स के भी ना लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एक फ्रॉग कार्निवोर है कि नहीं है, इंसेक्ट्स खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है तो इट इज अ कार्निवोर, राइट। एंड फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक भी ऐसे ही नॉन मीट वगैरह को खाता है, फ्लैश खाता है। और स्नेक को मान लो ईगल खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, ईगल या फिर वल्चर। तो ये आपके टॉप कार्निवोर पे आए जिनको और कोई एनिमल इतना ज्यादा नहीं खाता। क्रोकोडाइल्स, लायंस, ये सारे मोस्टली किस में आ जाते हैं, टॉप कार्निवोर में आ जाते हैं कि इनको कोई खाने वाला नहीं। तो कार्निवोर्स के भी लेवल है, ठीक है, समझ आया ना। जैसे आउल है, पिकॉक है, ये कार्निवोर ही है बट इनको भी तो खाने वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं ना आगे। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, इनको कोई और एनिमल नहीं खाता है मोस्ट इतना ज्यादा। जब इनकी कंपटीशन के बीच में लड़ाई होती है ना तभी खाया जाता है इनको, वैसे नहीं खाते टाइगर्स, लायंस वगैरह को। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर, ये सबसे ऊपर आ जाते हैं लेवल में। नेक्स्ट देखो पैरासाइट। दे गिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, जो मैंने आपको बताया था, ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए और उसको हार्म करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि प्लाज्मोडियम और टेपवर्म। इसके मोस्टली एग्जांपल्स होते हैं वर्म्स, वो कीड़े जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं उसके खाने के लिए, उसका ही डाइजेस्टेड फूड खुद ले लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद आया ऑमनिवोर्स, वो एनिमल्स जो दोनों पे सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, ह्यूमंस, क्रो, बियर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑमनिवोर्स। नेक्स्ट आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या ग्रुप है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने पढ़े प्रोड्यूसर्स, जो कि बनाने वाले थे अर्थ के ऊपर। फिर आए थे कंज्यूमर्स, जो कि कंज्यूम करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। फिर आए हैं डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स अभी पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर्स समझ आया ना आपको, जो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके मोस्टली ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स की बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें हर्बीवोर भी है, जो कि घास खाने वाले हैं, डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद कुछ है जो कि मीट और फ्लैश खाते हैं और डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो कार्निवोर्स के भी लेवल हो गए, ठीक है। सो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये तीनों कैटेगरी कंज्यूमर्स के नीचे आ गई। उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया और फंगस। डीकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। वैसे तो हमारी फूड चेन कंज्यूमर्स तक ही खत्म हो जाती है, बट डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है, मतलब सड़ता हुआ या कोई प्लांट बॉडी है, प्लांट्स मर गए, एनिमल की कोई डेड बॉडी है, तो धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट से गायब हो जाती है। क्योंकि हमारे आसपास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया और फंगस, उनका फूड ही वही सड़ता और गलता हुआ खाना है। वो उस पर जाते हैं, उसको और ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं, एंड देन दे गेट देयर एनर्जी, ये सर्वाइव कर जाते हैं और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है इनकी हेल्प से। तो समझ रहे हो डीकम्पोजर्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये तीन तरीके के मेन ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे हमने ब्रॉडली क्लासीफाई कर दिया। प्रोड्यूसर्स, बनाने वाले ग्रीन प्लांट्स, देन हो गए कंज्यूमर्स, यूज करने वाले, और देन हो गए डीकम्पोजर्स, जो कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पर सर्वाइव करेंगे। अब एग्जाम ये पढ़ लो एक बार। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन और डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन ये भी आता है कि डीकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, आप लिख सकते हो। आ गया, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं ना, अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते तो जो प्लांट्स मर जाते या फिर जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती फॉरेस्ट में एज इट इज पड़ी होती, उसको कोई क्लीन नहीं करता, है ना। सो डीकम्पोजर्स आर इम्पॉर्टेंट, की अच्छी बात है, वो उनका खाना है, इस बहाने वो क्लीन तो हो जाता है हमारे एनवायरनमेंट से, और वो फिर सब कुछ वेस्ट मटेरियल को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। सो नेक्स्ट देखो, दे आर न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल और वाटर। यही बताया मैंने अभी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मर चुके हैं उनके न्यूट्रिशन को फिर से डाल देते हैं सॉइल में। और अगर आप देखो एक तरीके से लाइफ अर्थ से ही ओरिजिनेट हुई है, लाइफ सॉइल से ही ओरिजिनेट हुई है और सॉइल में ही वापस जा रही है लाइफ एक तरीके से। दे फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है ना, एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो प्लांट से ही आ रही है, क्योंकि प्लांट्स मेन फूड बनाने वाले हो गए। अब प्लांट से जो मेन तीन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट सॉइल से तीन मेन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज प्लांट्स। तो इन्होंने सॉइल से बहुत सारा नाइट्रोजन लिया, मर गए जब ये प्लांट्स, तो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो गए विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। तो वो नाइट्रोजन जो सॉइल से लिया गया था वो फिर से ऐड कर दिया गया है सॉइल के अंदर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। द नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस कीपर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। यही इनकी खास बात देखते हुए इनको हाउस कीपर्स भी बोला गया है, क्योंकि ये ध्यान रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट का कि वेस्ट कहीं इकट्ठा ना हो, उसको क्लीन कर देते हैं। तो दे आर बेसिकली क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। डीकम्पोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीकम्पोजर्स वाला। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। एक ऐसी चेन जो ये बताती है कि हमारे नेचर में कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, दैट इज फूड चेन। कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फूड को ले रहा है, फूड चेन बोलते हैं उसको। ये हमेशा ऐसे ही चलेगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, फिर हर्बीवोर पे जाएगी, फिर कार्निवोर पे जाएगी, और ओमनिवोर पे तो नहीं जाती है। कार्निवोर, ओमनिवोर या फिर टॉप कार्निवोर, डिपेंड्स। टॉप कार्निवोर पे जा सकती है या फिर ओमनिवोर पे जा सकती है, ठीक है। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर, और फिर जाएगी ओमनिवोर, एक ही बात है। तो अब हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, यानी कि हमेशा शुरुआत हो रही होगी ग्रीन प्लांट से। हमेशा स्टार्टिंग किससे हो रही होगी, ग्रीन प्लांट से। फिर हर्बीवोर आएगा, क्योंकि वही डायरेक्टली खा सकता है ना ग्रीन प्लांट्स को। अब इसमें देखो ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने,
ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने, जो कि टॉप कार्निवोर पे आता है। तो यही एक सिंपल मैकेनिज्म रहेगा जिसकी बेसिस पर आप फूड चेन के एग्जांपल्स लिखोगे। आप कोई भी फूड चेन लिख सकते हो। ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग आप हमेशा ग्रास से करोगे या प्लांट से करोगे, ग्रीन प्लांट्स भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, ठीक है। The chain of an organism which involves transfer of energy from one trophic level to another trophic level is called food chain. The flow of food or energy in an ecosystem is called food chain. एक और चीज जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, that is, इसमें एनर्जी का फ्लो पता चलता है। एनर्जी का फ्लो कैसे? प्रोड्यूसर्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर्स हैव मैक्सिमम एनर्जी, और धीरे धीरे वो एनर्जी हर एक नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर होती जाती है। जैसे प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी कहाँ से आई होगी? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सन से जो भी एनर्जी आई वो इन प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर ले ली। प्रोड्यूसर ने उसका कुछ हिस्सा हर्बीवोर के अंदर डाला, कुछ हिस्सा कार्निवोर के पास और कुछ आएगा टॉप कार्निवोर के पास, और बाकी एनवायरमेंट में भी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जितनी भी एनर्जी ली है, एनर्जी को ना कभी भी हम बना नहीं सकते, कभी भी हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हमेशा एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है। तो जो भी सन की एनर्जी आती है, प्लांट्स उसको फूड एनर्जी में चेंज कर देते हैं, फिर बाकी हीट एनर्जी से हीट एनर्जी की फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। जो फूड एनर्जी में बचा था वो खा लिया डियर ने, तो कुछ परसेंट डियर के अंदर चला गया, फिर उसका कुछ परसेंट कार्निवोर के अंदर चला गया। इस तरीके से साइकिल चलती जाती है। अब फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज फूड चेन। ठीक है, अब देखना है अनदर फूड चेन। इसके कुछ और बातें भी आपको पता चलेंगी। एक स्ट्रेट लाइन में होता है हमेशा, जिस तरीके से हमने यहाँ बनाया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है? सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में ही फूड एनर्जी का ट्रांसफर दिखेगा। दूसरा है, इट ऑलवेज कंटेन्स 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल हैं। पता चला ना? इससे पहले देखा तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता चल रहा है कि कितने सेक्शंस बन गए हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, 4 ही तो बने हैं। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है भाई। प्रोड्यूसर को पहले हर्बीवोर ने खाया, फिर कार्निवोर ने खाया, फिर टॉप कार्निवोर ने खाया। अब इसमें और क्या ऐड कर दोगे? डिकम्पोजर्स हम दिखाई नहीं रहे। तो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं जिस पर वो खत्म हो जाएगा। डज नॉट इम्प्रूव द अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये लाइन आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम पढ़ लेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड वेब। अभी फूड चेन ही देखो, द चेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये है बच्चों फूड वेब। फूड वेब देखो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। फूड चेन में एक ही स्ट्रेट लाइन थी ना, फूड वेब के अंदर बहुत सारी फूड चेन आपस में कंबाइन कर रही हैं, ये याद रखना। एंड इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ट्रॉफिक लेवल। उसमें सिर्फ 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल थे, यहाँ पर काफी सारे ट्रॉफिक लेवल्स एक साथ आ जाते हैं, और ये अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करता है। यही लाइन हमने फूड चेन में पढ़ी थी कि वो इंप्रूव नहीं कर पाती है। अब इसको देखो कैसे। यहाँ पर फूड चेन में लिख रही हूँ एक आपके लिए, वही वाली फूड चेन लिखते हैं। ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया ईगल। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही आपको दिखेंगे, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते। ये आपकी एक फूड चेन है ना। अब देखो इसमें, यहां पर अगर किसी भी रीजन से ग्रास होपर की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, बेचारे ग्रास होपर की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, तो क्या होगा? ग्रास होपर की पॉपुलेशन यहाँ खत्म हुई। अब फ्रॉग को ग्रास होपर खाने थे, वो ग्रास होपर है ही नहीं,
बीमार पड़ गए सारे के सारे ग्रास होपर, इनमें कोई बीमारी फैल गई तो सारे ग्रास होपर मर गए। अब क्या फ्रॉग की पॉपुलेशन पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसका मेन खाना था, इसकी पॉपुलेशन भी कम होती जाएगी। तो क्या इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ी? इसमें नहीं ना, इसका मेन फूड ही खत्म हो गया, कंपटीशन ही खत्म हो गया। ग्रास का अमाउंट बढ़ता जाएगा क्योंकि ग्रास होपर जो इसको खाने वाले थे वो खुद ही नहीं रहे अब, तो ग्रास बढ़ती जाएगी। वहीं पर आ जाओ इसके ऊपर, अब समझ आएगा। ये हमारे ग्रीन प्लांट्स को खाया गोट ने, और किसी वजह से यहाँ पर गोट में बीमारी लग गई और सारी की सारी गोट जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। और जैसे भी हमारी ह्यूमन हरकतें हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उस वजह से सारी की सारी स्पीशीज जा ही रही हैं एक्सटिंक्शन पे। तो मान लो गोट एक्सटिंक्ट हो गई किसी वजह से, अगर गोट चली गई तो क्या प्लांट्स का अमाउंट अब बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको खाने वाला रैबिट भी है, इसको खाने वाला माउस भी है, इसको खाने वाले डियर भी होंगे, बहुत सारे और हर्बीवोर एनिमल्स बैठे हैं जो इस प्लांट को खाएंगे। सिर्फ एक स्पीशीज के खत्म होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर हम फूड चेन की बात कर रहे थे, एक ही स्पीशीज लेते हैं हम, वो अगर फिनिश हो जाती है तो फर्क पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करें कि कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है, तो फूड चेन में ज्यादा डैमेज होगा और फूड वेब में इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, राइट। तो देखो प्लांट्स को खाया था गोट ने, गोट एलिमिनेट हो गई। अब एक और चीज करते हैं इसके अंदर, हम अब ना वाइल्ड कैट को एलिमिनेट कर देते हैं। मान लो यहां से वाइल्ड कैट एलिमिनेट हो गई, इसको लायन खा रहा था, है ना, और जकाल को भी कौन खा रहा था? लायन खा रहा था। वाइल्ड कैट के खत्म होने से क्या शेर भूखा मर जाएगा? नहीं, वो वाइल्ड कैट की जगह अब जकाल को खाने लग जाएगा, वो गोट को खाने लग जाएगा और ज्यादा, वो आउल को खाने लग जाएगा और ज्यादा। सो बेसिकली अगर एक स्पीशीज खत्म होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लायंस है भाई। कुछ लायंस तो थे ना जो वाइल्ड कैट पे सरवाइव कर रहे थे, वाइल्ड कैट की स्पीशीज ही खत्म हो गई तो सारे के सारे लायंस कितने सारे जैकल को खाएंगे। देखो नेचर से दोनों को हार्म हो रहा है अगर कोई भी स्पीशीज एलिमिनेट हो। आपको सिर्फ इस पॉइंट का मतलब समझना है कि क्यों फूड चेन अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि वहां पर हम एक सिंगल चेन की बात करें, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, और आप इसमें बहुत सारे ग्रुप्स को नहीं ला सकते हो। फूड वेब फूड चेन की कलेक्शन है, तो अगर एक एलिमिनेट होता है तो दूसरे पर एक्चुअली सर्वाइव कर सकता है हमारा जानवर। नेचर में यही हो रहा है, एक ही चेन थोड़ी एग्जिस्ट कर रही है, ये फूड वेब एग्जिस्ट कर रहा है हमारे नेचर के अंदर, जिसमें अगर एक एलिमिनेट होता है तो दूसरे पर जंप किया जा सकता है, दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है, उससे कंपटीशन बढ़ जाता है और अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लो ये जैकल भी खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो अब बहुत सारे लायंस, सबको सिर्फ एक ही तरीके का खाना मिल रहा है, गोट। कंपटीशन बढ़ेगा, सारे लायंस कहेंगे मैं भी गोट को खाऊंगा, मैं भी गोट को खाऊंगा, है ना। और पहले फूड की डिवीजन थी, पहले वैरायटी थी, कईयों को वाइल्ड कैट मिल जाती थी, कईयों को जैकल मिल जाता था। तो अब कंपटीशन बढ़ा और इसने अडेप्ट कर लिया कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ गोट से अपना पेट भरना है। तो फूड वेब में ये पॉसिबल है, फूड चेन के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड वेब एंड फूड चेन। अब हमें देखना है ट्रॉफिक लेवल, जो हम बार बार बात कर रहे थे। देखो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या होती है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच जॉइन द फूड चेन आर टर्म्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर में भी, रुको, प्रोड्यूसर कंज्यूमर लिखने की बजाय प्रोड्यूसर हो गए ग्रीन प्लांट्स, फिर हो गए हर्बीवोर, फिर हो गए कार्निवोर, फिर हो गए टॉप कार्निवोर। तो आपको यहाँ पर 4 ट्रॉफिक लेवल्स दिख रहे हैं, या 4 आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिख रहे हैं। तो वो जिस लेवल पर आ रहे हैं उसी को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग द
फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे काफी बार क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में भी इसमें क्वेश्चन है कि क्यों 4 ही ट्रॉफिक लेवल्स है, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं होते। तो इसके लिए आपको एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये सन है, हमारी अर्थ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स में आते हैं, वो इस पूरी सन की एनर्जी का 1% ही यूज करते हैं, सिर्फ पूरी सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% यूज करते हैं प्लांट्स, बहुत रहता है उतना उनको, ठीक है। फिर ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, डियर ने खा लिया, तो अब इससे अपनी एनर्जी को ये पास ऑन करेगा डियर के अंदर, कितनी करेगा, 10%। अब डियर से ये जाएगी डियर को मान लो खा लिया फॉक्स ने, और फॉक्स को खा लिया लायन ने, तो ये एनर्जी किसके पास जा रही है, यहां पर डियर के पास से फॉक्स के पास गई 10%, और फॉक्स से लायन के पास गई 10%। अब आप कैलकुलेट करना जरा, मान लो इसने 1000 जूल्स एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के पास रह गई, इसने सोलर एनर्जी बहुत सारी आई थी इसके पास, बट इसने इसकी जो 1% ली वो कितनी थी, 1000 जूल्स थी। अब इसने डियर को तो सिर्फ इसका 10% दिया है ना, तो इसका 10% करो जरा, 10/100 से डिवाइड कर देंगे, एक 0 से एक 0 कट गई, ये वाले 0 से ये 0 कट गई, तो डियर के पास 100 जूल्स एनर्जी हुई। डियर की भी 100 जूल की 10% फॉक्स को जा रही है, तो और एक 0 हटा दो, 10 जूल्स। फिर 10 जूल से लायन के पास 1 जूल्स ऑफ एनर्जी ही बची है। अब आप अंदाजा लगाओ जरा कि 1000 जूल से सीधा 1 जूल पर पहुंच गए हम 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो यही वो कह रहा है कि एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इतनी ज्यादा कम होती जाती है कि हमारे पास लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी प्रेजेंट है, तो 3 से 4 में ही सब कुछ निपट जाता है, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है, वो एनर्जी की कमी होने की वजह से। और इतनी एनर्जी पे सारे एनिमल सरवाइव कर रहे हैं अच्छे से, ये लॉ है, देखेंगे अब आगे। डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर मोस्टली प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टॉप कंज्यूमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ट्रॉफिक लेवल बनाने के लिए भी आ सकता है। सबसे पहले यहां आए प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर आए कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल देख लो इसके, डियर, ग्रास होपर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल्स इसी में आते हैं। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक, फ्रॉग, रकून, एंड देन आ गए टर्शरी कंज्यूमर, वल्चर एंड लायन, टाइगर एंड ऑल। मैच कर रहा है ये इससे? अब आपको यही स्कैन करना है और अपने पेपर में इसी तरीके से बनाकर आना है। फूड वेब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फ्लो ऑफ एनर्जी, थोड़ा और डिटेल में, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही है ये फ्लो ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी इज यूज एंड देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। ओनली 1% ऑफ द सोलर एनर्जी। पूछा जाता है कि सन की एनर्जी का कितना % ग्रीन प्लांट्स में जाएगा। मान लो सन की अभी एनर्जी यहां पर है 20,000 जूल्स, तो प्लांट्स इसका कितना यूज करेंगे? ओनली 1%। कैसे निकालेंगे? देखो, जो भी आपको अमाउंट दिया हुआ एनर्जी का उसको मल्टीप्लाई कर दो 1% से। परसेंट हटानी है तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे लगा देते हैं 100, और 2 0 से 2 0 कट गई, तो प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 200 जूल्स एनर्जी अवेलेबल होगी। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाते, नॉट नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाते सिर्फ 10% एनर्जी लेवल बचेगा। आगे देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी, उसी कॉन्सेप्ट को आगे दिखाया हुआ है। द रिमेनिंग एनर्जी इज केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स के पास अब जो एनर्जी थी 200 जूल्स, अच्छा ये एनर्जी प्लांट्स ने किस चीज में यूज कर ली भाई? फोटोसिंथेसिस किया ना, उसने खाना बनाया है अपना, फोटोसिंथेसिस किया है इन प्लांट्स ने, तब जाकर उनके पास 200 जूल्स एनर्जी बची है। सिर्फ 1% ही लिया था, यूजिंग 1% ओनली।
अब देखो आगे क्या लिखा है, इस 200 जूल्स का उसको स्टोर कर लिया, उस 200 जूल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वहां कार्बोहाइड्रेट्स लिखा, एक ही बात है। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल व्हेन प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोर। इसको स्क्विरल ने खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एनर्जी स्क्विरल के पास जाएगा, सारा का सारा जाता है नहीं। हर्बीवोर ऑल्सो स्टोर सम ऑफ दिस एनर्जी एंड विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। सिर्फ इसका 10% ही आगे नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर जाने वाला है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बाकी 90% का क्या करेंगे मैम, एनर्जी तो चेंज करनी है। तो रेस्ट ऑफ द 90% इज गिवन टू द एयर। ये 90% एयर में दे दी जाती है, सिर्फ 10% आगे पास ऑन होने वाली है। 90% इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या किसी और सोर्स में निकल जाएगी, बट मोस्टली फूड की फॉर्म में 10% आगे जा रहा है, बाकी 90% हीट की फॉर्म में एयर में चला जाता है। तो ये आपकी एक और फूड चेन है, इसको देखकर भी आप समझ सकते हो। आगे बढ़ना है 10% लॉ, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ओनली 10% एनर्जी इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड 90% इज द ऑफ द कैप्चर्ड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। 90% हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ये ट्रॉफिक लेवल अभी बनाना सीख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर। मान लो अगर 1000 किलो जूल्स एनर्जी प्रोड्यूसर के लेवल पर है तो एक एक जीरो कम करते जाना। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली इसका 10% नेक्स्ट वाली जनरेशन में जाने वाला है, तो इसका 10% कम करते जाना। सपोज 1000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ये सन था, यहां पर ग्रीन प्लांट्स है, वो कह रहे हैं 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, देन ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। अगर 1000 जूल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जो कि रिसीव करी है ग्रीन प्लांट्स ने, देन ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। अगेन इट इज सेइंग सन का सिर्फ 1% ये ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। अगर इसके पास 1000 जूल्स एनर्जी है ना, तो ये टोटल 1% ही है पूरी सोलर एनर्जी की जो इसने ली है। नेक्स्ट इन योर चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कि आप रिलेट कर पाओगे। पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कॉज है आजकल, है ना, तो वो पढ़ना है आपको पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दीज डेज। द टर्म पॉल्यूशन मीन्स एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एयर, लैंड एंड वाटर। बचपन से पढ़ते आए हो अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। बट ये फिजिकली भी उस चीज को खराब करता है, केमिकली भी खराब करता है और बायोलॉजिकली भी खराब करता है, जो ह्यूमन लाइफ को और साथ ही साथ एनिमल लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। नॉट जस्ट ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ को भी ये इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाम सुना होगा ना आपने। When there is increase in carbon dioxide concentration, the deposition of CO2 gas prevents the heat from radiating out from the earth. पहले तो CO2 गैस याद रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कॉज है CO2 गैस। अब ये क्या करती है, CO2 गैस हमारी अर्थ पे जब ज्यादा हो जाती है तो ये हीट को ट्रैप कर लेती है और वापस एनवायरमेंट में नहीं जाने देती। इट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द अर्थ। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और इसकी वजह से अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। देखो कैसे, दिस इज अर्थ, CO2 और मिथेन भी एक्चुअली ये दो गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनको ग्रीन हाउस गैसेस भी बोला जाता है। इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से नॉर्मली जो अर्थ पे हीट आ रही थी वो वापस चली जानी चाहिए, बट इनका अमाउंट बढ़ने से ये अर्थ पे जो CO2 और हीट आ गई है उसको वापस नहीं जाने देती, उसको ट्रैप कर लेती है। अब ये हीट ऐसे वापस नहीं जा रही है,
हीट इज नाउ ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर, हीट एनर्जी इज नाउ ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इतने सारा नेचर में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जल्दी बारिश हो जाती है या बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो सीजन पे इफेक्ट पड़ रहा है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑन अर्थ हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। हमारी अर्थ का अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर निकालें ना पूरी अर्थ का, दैट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ दीज गैसेज। CH4 इज द नेचुरल गैस, इसको मीथेन भी बोलते हैं, ठीक है। और CO2 ये ऑलरेडी नो, देखो CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा अर्थ पे, क्योंकि सारे एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रीन प्लांट्स अब कम हो गए हैं, हमारे ट्रीज कम हो गए हैं, फॉरेस्ट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से CO2 ट्रैप करने वाले प्लांट्स कम हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है स्पेशली फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल। हमारी अर्थ के अंदर से जो लाइट आ रही है ना, सोलर एनर्जी या फिर सोलर लाइट जो आ रही है, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। उसमें से एक तो होता है विजिबल लाइट, जो हमें सारी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, हम सारी चीज़ें देख पाते हैं बिकॉज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। देन देयर इज एक्स रे, सम गामा रेज, ये सब निकल के आती हैं। देन देयर इज दिस यूवी रे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है यूवी रेज। क्यों है सबसे ज़्यादा हार्मफुल? बिकॉज दे कैन कॉज स्किन कैंसर, ये डेंजर कॉज करती है, स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर सकती है। दैट इज वाई दीज आर वेरी हार्मफुल। ओजोन लेयर इज द वन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और हमें इस यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखो दिस इज अर्थ, ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। सबसे पहले तो देखो आ जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, इसके अंदर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और यहीं पर ओजोन लेयर मिलती है हमें। और ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोनोस्फेयर होता है। ओजोनोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है ओजोन लेयर और फिर उसका एरिया एक कवरिंग सेट हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। अब ये जो ब्लैंकेट है ना, दैट इज सी इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इतनी ऊंचाई पर हमें मिल जाती है अर्थ के सरफेस पे। अब बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन। जब ये बनती, देखो यूवी लाइट से ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, राइट। जैसे ही O2 के ऊपर यूवी रेस पड़ती हैं तो ये O2 स्प्लिट हो जाता है O+O में, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये स्प्लिट हो चुकी है दो, ठीक है। अब जब ये सिंगल ऑक्सीजन फिर से O2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आती है तो बना लेती है O3 एंड दिस O3 इज एक्चुअली ओजोन। यही O3 ओजोन है। O+O, O2+O will form O3। इसको देख लो एक बार, when UV radiations from sun strike O2 molecules, वो split कर देती है O2 को into single oxygen, then oxygen molecules react with energy atoms in the upper atmosphere to form ozone। यही O2 इस O के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है और ये रिएक्शन भी ऊपर ही हो रही है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर कम हो रही है हमारी अर्थ पे। ओजोन लेयर जो है उसमें होल आ चुका है। एंटार्क्टिका एरिया के ऊपर हमारी ओजोन लेयर में होल आ चुका है, मतलब वहां पर ये लेयर है ही नहीं, वहां पर ओजोन लेयर है ही नहीं। ठीक है,
सो वहां पर अगर ये होल आ चुका है तो यूवी रेज डायरेक्टली अंदर आ सकती है बिना फिल्ट्रेशन के, दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। अब ये होल कैसे आया, क्या रीजन था होल आने का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिगेस्ट रीजन टू कॉज डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, और इस होल का बिगेस्ट रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस में यूज होते थे ये यूज होते थे इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फ्रिज है उसके अंदर भी, एसीज के अंदर, एरोजोल्स वगैरह जो बनते हैं उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता था। ऑल ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स कंटेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मतलब ये हार्मफुल है, क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन आया। CFCs, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ही शॉर्ट फॉर्म है, CFCs आर हाईली वोलाटाइल एंड नॉन कंबस्टिबल, दे आर वोलाटाइल और जलते नहीं है ये, सो ये बहुत जल्दी से इवापोरेट हो जाते हैं। दे कैन इवापोरेट एंड कैन स्टार्ट डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, इवापोरेट हो जाएंगे, जलते नहीं है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, दूसरा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ऑलरेडी CO2 और CH4 का कॉन्सेंट्रेशन अर्थ पर ज्यादा हो गया है, तो हीट ज्यादा हो गई अर्थ के ऊपर, तो वन ऑफ द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल आ चुका है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, मोस्ट ऑफ हीट इज ट्रैप्ड इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर पहले आता है, फिर ओजोनोस्फेयर और फिर स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसकी वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि NO, NO2 एंड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रस ऑक्साइड, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। हमने जो फर्टिलाइजर्स बनाए हैं ना बच्चों, केमिकल से बनाए हैं वो फर्टिलाइजर्स, अब वो फर्टिलाइजर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये केमिकल्स की वजह से भी ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो गया है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन तो हो गया, बट इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या नुकसान हो गए अब हमें ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से? पहला हुआ यूवी रेडिएशंस डायरेक्ट आएंगी, उसी से तो प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि हमारे आई के लेंस को या कॉर्निया को डायरेक्टली डैमेज कर सकती है, कैटरेक्ट या ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। कैटरेक्ट क्या होता है? दिस इज कैटरेक्ट, जब कॉर्निया के ऊपर ऐसा मिल्की जैसा सब्सटेंस या मिल्की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी ओल्ड एज पीपल के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है, उनकी आइज में ही होता है और ऑपरेशन के थ्रू ठीक भी हो जाता है, कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। ब्लाइंडनेस भी हो सकता है यूवी रेज अगर डायरेक्टली हमारी कॉर्निया को हिट करती है। ज़्यादा टाइम तक अगर यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर रहता है, उसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये स्किन कैंसर है, ये देख रहे हो इस तरीके से होता है। ऑल्सो इट कैन कॉज ब्रेस्ट कैंसर एंड ल्यूकीमिया, इट कैन रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी इम्यूनिटी भी सप्रेस हो सकती है। सो दीज आर ऑल द हार्मफुल इफेक्ट्स जो ओजोन लेयर की कमी होने की वजह से हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन लेयर पर ही आता है बार बार क्वेश्चन, उसके या तो इफेक्ट्स पूछे जाएंगे या फिर कैसे उसको ठीक करने के तरीके पूछे जाएंगे, किस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना है कि 1989 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन पे बन गया बैन लग गया, इनकी प्रोडक्शंस पे बैन लग गया। इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन से बनी हुई चीजें यूज नहीं होंगी। बैन ऑन द यूजेज ऑफ दीज केमिकल्स, एरोसोल्स व्हिच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स कैन हेल्प इन सेविंग द ओजोन लेयर। तो दिस इज द मेथड जिससे हम अपने ओजोन लेयर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है इसका मतलब? देखो, इट इज मोर रिलेटेड टू पॉल्यूशन। गैदरिंग ऑफ वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स, DDT और बाइफेनाइल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो, इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहीं पर ये एक पॉल्यूटेड रिवर है, दिस इज पॉल्यूटेड रिवर, और मान लो इसके अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि DDT हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, बाइफेनाइल्स हो गया। इसके अंदर ये सारा पानी आया कैसे? एक इंडस्ट्री थी और
एक इंडस्ट्री थी और इंडस्ट्री के अंदर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता था, बहुत सारे उसके अंदर केमिकल्स थे। मान लो ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री है। इसने जो भी अपना वेस्ट बनाया, डीडीटी बनाकर मार्केट में भेज दिया। अब जो वेस्ट था वो डायरेक्टली ये डंप कर देता था अपने आसपास की रिवर के अंदर। अब ये जो वेस्ट यहाँ से निकला, इसके अंदर डीडीटी भी गया, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स गए और वो आ गए सारे इस वेस्ट वाटर के अंदर। अब इसके अंदर तो पूरी की पूरी एक एक्वेटिक लाइफ है, मतलब पानी में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो इसी वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं और डीडीटी फैक्ट्री से पानी में और पानी से आ गया फिश के अंदर। अब इसका कुछ परसेंट लार्ज फिश के अंदर भी जा रहा है तो डीडीटी पास ऑन हुआ और फिर इसको मार्केट में बेच दिया गया। बहुत सारे ह्यूमंस ने बहुत सारी फिश खा ली। तो आप देख रहे हो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर डीडीटी पास ऑन हो रही है। और क्योंकि लास्ट वाला सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा उस चीज को, दैट इज वाई इसका एक्यूमुलेशन, डीडीटी और केमिकल का एक्यूमुलेशन लार्ज वाले ट्रॉफिक लेवल पर हो गया है मैक्सिमम। It increases the concentration of toxic substances at higher trophic levels. तो जितना ट्रॉफिक लेवल हाई होता जाता है उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक डियर कितनी सी घास खा लेगा, बट एक लायन अपनी लाइफ टाइम में कितने सारे डियर्स को खाएगा। सो ऐसे ही कंपेयर करना कि लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलता है इन ट्रॉफिक लेवल का। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही है कि जब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर ये हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फिर से पढ़ो, डीडीटी वाज अ पेस्टिसाइड जो बहुत सारे जो कंज्यूम किया जाता था एंड फिर से वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला गया। लोअर ट्रॉफिक लेवल में एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो मैं अभी आपको बता रही थी। बर्ड्स ने भी उन फिश को खाया, तो बर्ड्स के अंदर भी तो ये सारा का सारा डीडीटी गया। देखो पानी के अंदर तो सिर्फ 0.03 ppm आया था। फिर जू प्लैंक्टन्स, वो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं पहले तो ये देखो, प्लैंक्टन्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखने वाले। कभी जाओगे अगर फील्ड ट्रिप पे तो उसमें आप एक ड्रॉप लेकर आना पॉन्ड वाटर की या फिर सीवेज वाटर की, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना तो आपको बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स दिख जाएंगे जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो प्लैंक्टन्स बोलते हैं उसको। जू प्लैंक्टन्स मतलब एनिमल्स, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखने वाले प्लांट्स। तो यहाँ पर देखो वाटर, और वाटर के अंदर डीडीटी था इतना परसेंट, एंड देन जू प्लैंक्टन्स ने उसको खाया तो उनके अंदर आ गया 0.04 ppm। फिर छोटी वाली फिश ने खाया तो 0.5 ppm, और बिग फिश ने तो बहुत सारे क्रैब्स भी खाए होंगे, और स्मॉल फिश ने डायरेक्टली जू प्लैंक्टन्स को भी खाया, बिग फिश ने स्मॉल फिश को भी खाया, क्रैब्स को भी खाया, ऑयस्टर्स को भी खाया जो इनको खा रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल फिश के साथ साथ प्रॉन्स और ऑयस्टर्स भी ऐड कर देते हैं। तो इनका कंजम्पशन बिग फिश ने किया, फिर बिग फिश को इन बर्ड्स ने खाया, इसने स्मॉल फिश को भी डायरेक्टली खाया होगा, इसने क्रैब्स को भी खाया होगा, इसने बिग फिश को भी खाया होगा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला हमें डीडीटी का 25 ppm, और वाटर में कितना था 0.03 ppm। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि इतना कम अमाउंट वाटर में था और लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर कितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल आ गया। ये स्टडी करने के बाद डीडीटी पर बैन लगा दिया गया। बट ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं जो आज भी पॉल्यूटेड रिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, और कितने सारे एनिमल्स यानी कि सफर कर रहे होंगे उस चीज से। आगे देखो, measure to control the changes in the environment by include applying the 3 R's. First is reuse, recycle and reduce, then afforestation and then saving endangered species. ये मेथड्स को यूज करके हम हमारे एनवायरमेंट को और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को ठीक कर सकते हैं। पहला तो है 3 R's का मेथड। पहला कहता है कि बार बार चीज़ों को यूज़ करो ताकि एनवायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस ना जाए। रिड्यूस करो अगर आप गलत चीज़ों को यूज़ करो, जैसे अगर मैं हमेशा प्लास्टिक बैग का एग्जांपल देती हूँ, प्लास्टिक बैग का पहले तो कंजम्पशन कम कर दो, और अगर कर रहे हो तो उसको बार बार यूज़ करने की कोशिश करो जब तक वो यूज़ हो सकता है। उसके बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो, राइट। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज,
प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स को सेव करना है। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं, जिनका पॉपुलेशन काउंट बहुत कम है ऑलरेडी अर्थ पे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दे विल डाई सून, दे विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम अर्थ। तो उसको सेव करना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल आपका अनदर टॉपिक है और उसमें आपको बताना है कि क्या क्या तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। हर घर से कितना ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से डिस्पोज करना इंपॉर्टेंट है। पहला है रिसाइकलिंग। तो आपके घर में वीकली आते होंगे एक रिसाइकल करने वाले भैया, जो कि सारा रिसाइकल करने वाला वेस्ट उठाकर ले जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, ये किया जा सकता है अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपके घर के आसपास छोटा सा गार्डन है तो उसके अंदर जाके आप अपना किचन का वेस्ट डालकर आ सकते हो। धीरे धीरे बैक्टीरिया और फंगस उस पर एक्ट करेंगे और उसका सारा न्यूट्रिशन फिर से सॉइल में मिक्स कर देंगे। इंसिनरेशन क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रिसाइकलिंग आ रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल एंड टर्निंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। एंड न्यूज़पेपर, पेपर टॉवल्स, प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों को फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे इस फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट कैन बी डन। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अर्थवॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो अच्छे से इन सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर बन जाती है खाद, मैन्योर बन जाता है। तो ये तो अच्छी चीज हो गई ना, अगर फार्मर्स इसको यूज करें और हम भी यूज करने लग जाएं तो। देखो इसको, अ पिट इज डग इनटू द ग्राउंड इन विच डोमेस्टिक और किचन वेस्ट कैन बी एडेड। किचन वेस्ट डाल सकते हो आप और फिर उसको कंपोस्ट में चेंज कर दिया जा सकता है और वो उसको सॉइल के अंदर डाला जा सकता है फिर से, सो दैट it can be used as a nutrient rich soil for the growth of plants। बाद में अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो उनके लिए यूज किया जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। देन नेक्स्ट इज इंसिनरेशन। एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट सब्सटेंस होता है ना, तो इंसिनरेटर्स एक मशीन होती है जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप बर्न करते हो उस वेस्ट को। उसका फायदा क्या होगा कि सारा का सारा जो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है वो वेस्ट सब्सटेंसेस की, वो ऐश में चेंज हो जाएगी। तो ऐश कम एरिया लेगा ना हमारी अर्थ पे, बट इसका एक प्रॉब्लम ये है कि एयर पॉल्यूशन करता है। आप 1000 डिग्री सेल्सियस पे बर्न तो कर देते हो सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को, बट इट कैन कॉज पॉल्यूशन। इट इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट, बट ये हर तरीके के वेस्ट को ऐश में चेंज कर देगा। वी आर यूजिंग दिस मेथड क्योंकि ये अमाउंट कम कर देता है वेस्ट का। उसके बाद है लैंडफिल। द वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड बाय पुटिंग इट इन लो लाइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल। ऐसे वेस्ट इकट्ठा किया, उसको डाला है किसी गड्ढे के अंदर और उसके ऊपर फिर से सॉइल से कवर कर दिया। लो लाइंग एरियाज मतलब जो जिनका लेवल हमारे नॉर्मल अर्थ से नीचे है, उस जगह पर जाकर आप डिकम्पोज कर सकते हो और फिर लैंड से, सॉइल से उसको फिर से कवर कर दिया, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का वेस्ट है। मतलब एक बहुत लार्ज लेवल पर कंपोस्ट पिट को बनाया जा रहा है और हर तरीके का वेस्ट उसके अंदर डाल देते हैं। देन नेक्स्ट इज योर सीवेज ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट है, आता है इस पे क्वेश्चन। The dirty drain water containing urine, feces which is carried out from our homes by sewers or underground pipes is called sewage। जो भी हमारा बाथरूम वेस्ट है, वॉशरूम वेस्ट है, उसको सीवेज बोलते हैं। और भी बहुत सारा वेस्ट होता है इसके अंदर। The treatment of sewage produces clean water which is discharged into the river। अब डायरेक्टली अगर सीवेज वाटर को हम रिवर में डाल देंगे तो सोचो कितना पॉल्यूटेड हो जाएगा वो रिवर वाटर, क्योंकि सीवेज वेस्ट इज डायरेक्टली वेस्ट ऑफ यूरिया। ये बहुत ज़्यादा गंदा वेस्ट है जिसको रिसाइकल हम कर सकते हैं, उसी को सीवेज ट्रीटमेंट बोला जाता है। देखो क्या किया जाता है, ये यहाँ पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर वो सीवेज वाला वाटर ऐड किया गया। अब ये जो सीवेज वाला वाटर है ना, उसको अलग अलग स्टेप्स में पास किया जाता है। सबसे पहले तो किया जाता है सेडिमेंटेशन, कि उसके अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो नीचे बैठ जाए। फिर उसको पास किया जाता है नेक्स्ट लेवल पर और उसमें डाले जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीन डाला जाता है लार्ज अमाउंट में। तो उस सीवेज ट्रीटमेंट को इस तरीके से किया जाता है कि लास्ट में वो पानी एटलीस्ट रिवर में डंप कर दिया जा सके।
हम उसको कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट दैट कैन बी डम्प्ड इनटू रिवर कि वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। पहले सेडिमेंटेशन की हेल्प से सॉलिड वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिर लास्ट में उसके अंदर केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ सीवेज ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर, जो बाद में रिवर में डाल दिया जाएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट ज़्यादा लगने चाहिए ताकि ये प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हम हमारे जो घरों में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है उसको गार्बेज बोलते हैं। इसके अंदर बचा हुआ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, फॉलन लीव्स या फिर वेस्ट पेपर भी हो सकता है, अनवांटेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल, रस्टेड गिल्स और भी पता नहीं कितना टाइप का वेस्ट होता है। ठीक है, इसको देखते हुए दो तरीके के वेस्ट आपने डिवाइड करे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही। वो वेस्ट सब्सटेंसेस जो इजीली छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो सके उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है एंड दे कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन। जैसे किचन वेस्ट है और पेपर है, वुड है, नेचुरल चीजें हैं, धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाएंगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होंगी, जैसे आपने बैकेलाइट प्लास्टिक के बारे में सुना होगा, जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको होल्ड करने के लिए, जो ब्लैक कलर के बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं, कुकर के होल्डर्स होते हैं, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज होता ही नहीं। तो दैट टाइप ऑफ वेस्ट इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। दे डू नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे जो भी नेचुरल वेस्ट है वो तो प्रोड्यूस होगा ही होगा सारे एनिमल्स का, ये नेचुरली हमारे इकोसिस्टम में हेल्प भी करता है। बट अगर लार्ज लेवल पर होता है तब प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है तो भी हमारा नेचर उसको बैलेंस कर देता है। वहीं पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो दैट इज डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, क्योंकि उस वेस्ट को खत्म करने के लिए हम उसको बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन, आपने सॉइल पे ही पड़े रहने दिया तो सॉइल पॉल्यूशन, रिवर में डंप करके आ गए तो वाटर पॉल्यूशन। तो हर तरीके का पॉल्यूशन हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। साथ ही साथ जो भी एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल लाइफ है उस पर फर्क पड़ता है। ये देखो, बैक्टीरिया और फंगस इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि पेपर, काउ डंग, वुड क्रम्बल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वहीं पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट लगानी पड़ती है। आ गया इंसिनरेशन, 1000 डिग्री सेल्सियस पर हमें बर्न करना पड़ता है सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को। वाटर से या प्रेशर से हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, कैन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। So that's it बच्चों, your chapter is completed now. Now is the practice time बच्चों। हमने कुछ important PYQs लिए हैं और साथ ही साथ NCERT से related questions उठाए हैं जो कि बार बार repeat होते हैं। तो चलिए start करते हैं रिवीजन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following groups contain only biodegradable items? Grass, flowers and leather। बायोडिग्रेडेबल चूज करना है आपको, तो इसमें आप लेदर तो नहीं है ना। देन ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे बायोडिग्रेडेबल हो गया। देन इज फ्रूट पीस, केक एंड लाइम जूस, केक, वुड एंड ग्रास। तो दीज टू आर द राइट एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक राइट फूड चेन को फॉर्म कर रहा है। ग्रास, फिर व्हीट और फिर मैंगो, कोई फूड चेन ही नहीं बनेगी, क्योंकि हमेशा फूड चेन के अंदर सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है उसको कंज्यूम करने वाला तो कंज्यूमर, और कंज्यूमर में भी क्या होगा, पहले हर्बीवोर, फिर कार्निवोर और फिर टॉप कार्निवोर। तभी 3-4 ट्रॉफिक लेवल बन रहे थे। अब यहाँ पर देखो, ग्रास, व्हीट, मैंगो तो है ही नहीं, फिर ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन, ये ठीक है क्योंकि गोट को ह्यूमन खाता है, ये ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है। ये देख लो एक बार, गोट, फिर काउ, फिर एलिफेंट। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एलिफेंट जो है वो काउ को कंज्यूम नहीं करेगा। ग्रास, फिर फिश एंड गोट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर, ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है या प्रैक्टिस है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छी है। पहला क्वेश्चन है, कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग।
जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना तो प्लास्टिक बैग्स उनसे लेने की बजाय अपने घर से क्लॉथ वाला बैग लेके जाओ. वेरी गुड पॉइंट. स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, दिस इज ऑल्सो गुड, एनवायरमेंट फ्रेंडली है. Walking to school instead of getting your mother to drop to you on her scooter, so this is also a good point. आप वॉक करके जाओ स्कूल पे अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो, इंस्टेड योर मदर इज यूजिंग सम काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल कि आपको ड्रॉप करके आना पड़े. सो दीज आर द 3 एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, will the impact of removing all the organisms in a trophic level be different for different trophic levels? Can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? जैसे हमारे पास बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आप किसी को रिमूव कर रहे हो तो क्या अलग अलग इम्पैक्ट होगा या फिर सेम इम्पैक्ट होगा, या कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आपने ट्रॉफिक लेवल से किसी ऑर्गेनिज्म को गायब कर दिया तो? Yes, there will be impact of removing all the organism in a trophic level. The impact of removing organisms in a trophic level will be different for different trophic levels. It is not possible to remove any organism in any trophic level without causing damage to the ecosystem. Damage तो होना ही होना ecosystem को. फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर करेंगे. देखो वो कह रहे हैं कि क्या एक ट्रॉफिक लेवल को हटा देंगे तो ऊपर नीचे वाले जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन पे सेम इफेक्ट होगा या अलग इफेक्ट होगा? अलग इफेक्ट होगा. मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था. यहाँ पे ले लेते हैं हम सबसे पहले ग्रास, गोट, लायन. खत्म हो गई, थोड़ा लंबी लेनी पड़ेगी. देखो फिर से लिखते हैं. ग्रास, गोट, फॉक्स, लायन. ठीक है, ये ठीक है ना. अगर यहाँ पर सेकेंड वाले ट्रॉफिक लेवल को हम हटा दें, किसी वजह से गोट्स जो हैं वो नहीं है, तो गोट की जाने की वजह से, गोट के यहाँ से डिसअपियर होने की वजह से ग्रास का अमाउंट बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ग्रास खाने वाला जो मेन एनिमल था गोट, दैट हैज डिसअपियर्ड, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द फूड चेन, तो ग्रास बढ़ जाएगा. बट गोट इज द मेन फूड फॉर फॉक्सेस फूड चेन के अकॉर्डिंग. अब ये इन बेचारों को फूड ही नहीं मिल रहा है, इनका फूड ही खत्म हो चुका है, तो ये भूखे स्टार्व कर करके मर जाएंगे, तो फॉक्स का अमाउंट हो जाएगा कम. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ रहा था, थर्ड वाले ट्रॉफिक लेवल पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है. फॉक्स के कम होने से लायन को भी तो फूड नहीं मिल पाएगा ज्यादा, तो इनका भी पॉपुलेशन कम हो जाएगा. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पॉपुलेशन राइज कर रहा है, थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कम हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल? एक ही ट्रॉफिक लेवल में सारे ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दो. अगर ऐसा कर दिया then transfer of energy as well as matter to the next higher trophic level will stop. देखो ना, आपने अगर फॉक्स गोट को यहाँ से रिमूव किया तो एनर्जी का ट्रांसफर ही रुक गया जो नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर जाने वाली थी. इट विल लीड टू ओवर पॉपुलेशन जो ग्रास का हो रहा था एट वन पर्टिकुलर लेवल. दिस वुड सीरियसली डिस्टर्ब द फूड चेन एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ये इकोसिस्टम को ही पूरा कोलैप्स कर देगा, बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाएगा नेचर के अंदर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई में हर बार रिपीट होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी होगा बेशक. इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेते हैं. आंसर सेम ही रहेगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है. विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम? कि इसका जो अमाउंट है या इसका जो डिस्टर्बेंस लेवल है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग होने वाला है क्या? तो देखो, the accumulation of harmful chemicals in the body of living organisms at different trophic levels is called food chain. अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है तो उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. कंसंट्रेशन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे अलग अलग रहेगी कि नहीं रहेगी? हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना. कौन से ट्रॉफिक लेवल पर मैक्सिमम होने वाली है? लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर, which is mostly at the top carnivore, जिसको quaternary consumers भी बोलते हैं. फिर से इसका एग्जाम्पल लेंगे हम. यहाँ पर मान लो आपने लिखा सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स या फिर हमारे
okay, let's talk about phytoplanktons. एल्गी की बात करते हैं। एल्गी अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो यहां से हम प्रोड्यूसर हो गई एक तरीके की। फिर एल्गी को खाया जू प्लैंक्टन्स ने, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स को खाया क्रैब्स ने, क्रैब्स को खाया स्मॉल या फिर बिग फिश ने, और इन फिश को खाया वल्चर ने, ठीक है। नाउ ये 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए, 4-5 ट्रॉफिक लेवल हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल कि कौन से पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होने वाला है, कौन से पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा टॉक्सिक लेवल का। डीडीटी की बात करेंगे। पानी गंदा था तो एल्गी ने भी जिस पानी को यूज किया उसमें डीडीटी था, कितना था? ओनली 0.03 ppm, अभी इतना ही था। जब जू प्लैंक्टन्स तक आया तो 0.04 ppm हो गया। फिर क्रैब्स ने जू प्लैंक्टन्स पर भी सर्वाइव किया और वो उसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं। स्मॉल फिश ने जू प्लैंक्टन्स को भी लिया और क्रैब्स को भी लिया, 2 ट्रॉफिक लेवल वाला खाना इसको मिल रहा है, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा 0.5 ppm। और वल्चर ने, या फिर यहां से वल्चर हटा के हम ह्यूमंस कर देते हैं, ह्यूमंस ने स्मॉल फिश को भी खाया, बिग फिश को भी खाया, क्रैब्स को भी खाया। यहां पर प्रॉन्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे इसी लेवल पे, तो इन्होंने प्रॉन्स को भी खाया। अब इतने सारे लेवल वाली चीजें, लास्ट वाला जो टॉप कार्निवोर है जिसको क्वाटरनरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, उसने कंज्यूम कर लिया। इसीलिए इसके पास पता है कितना पीपीएम मिला डीडीटी का 25 ppm। इतना ज्यादा पीपीएम, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन डीडीटी का लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर मिला, ठीक है। सो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसकी वजह से लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है चीजों का। आगे देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। बट देखो, इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर परसिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम and cause greater harm to various members of the ecosystem by causing biological magnification। एक तो यही बड़ी बीमारी है। दूसरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सिर्फ प्लास्टिक नहीं आता इसके अंदर, केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, जैसे कि वीडीसाइड्स, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, रह जाते हैं पानी के अंदर। These changes the soil chemistry and it will in turn affect the fertility of soil। सॉइल को इनफर्टाइल कर सकता है अगर आपने ज़्यादा ये सब केमिकल्स यूज़ करे। क्या यूज़ करना चाहिए इनकी जगह? मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए, नेचुरल खाद का यूज़ करना चाहिए इनकी जगह। एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। सॉइल अगर इनफर्टाइल हो गई तो क्या क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा? नहीं। तो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो हार्म होगा, जो डैमेज होगा, वो एक साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? चलो ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बहुत बात कर ली। अगर सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता तो एनवायरमेंट में कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब डीकम्पोज होता है ना, बैक्टीरिया और फंगस उसको किल करते हैं, उस पर फीड करते हैं, पार्टी करते हैं अपनी, उस टाइम पे स्मेल रिलीज होती है, कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि अमोनिया। This is not a good gas. Carbon monoxide, not a good gas. These are harmful gases. इन gases का भी प्रोडक्शन होता है जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज होता है उस टाइम पे। If biodegradable waste is decomposed, then these gases are also produced. But if we compare the damage between decomposition of biodegradable waste and non biodegradable waste, तो उससे अच्छा तो यही तरीका है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज ही नहीं होता, बहुत टाइम तक एक्यूमुलेटेड रहता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल बी रिसाइकल्ड इजीली बाय द डिकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई। It will have only this bad impact on our environment that many of the gases released will cause in global warming। अच्छा, CO2 का प्रोडक्शन भी होगा,
तो CO2 बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, ग्रीन हाउस गैस है। तो ये एक बैड इफेक्ट है अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है। अदरवाइज देर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। क्लीनर से एनवायरमेंट की, ये तो क्लीन करना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो क्या टेंशन है और क्या तरीके हैं दैट कैन लिमिट दिस डैमेज, किस तरीके से हम इस डैमेज को कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है द ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन है वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग रेडिएशंस होती है, दे कैन कॉज कैंसर प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आईज को डैमेज कर सकती है, कॉर्निया को, इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर सकती है। दे कैन ऑल्सो लीड टू वेरिएशन इन ग्लोबल रेनफॉल, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, dwindling of global food supplies and due to these reasons ओजोन लेयर का कम होना काफी ज्यादा कंसर्न का रीजन है। पॉइंट्स देख रहे हो, अभी इनको आप याद करो तो अपने आप आंसर में यूज करके आ सकते हो। देखो ये चैप्टर आप सभी को पहले से ही आता होगा, बट द मोर यू अंडरस्टैंड इट एंड द मोर यू लर्न द एनसीईआरटी लैंग्वेज, द इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, देन आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे आएंगे बिकॉज इट विल बी ईजी उस टाइम पे आंसर को फॉर्म करना। स्टेप्स विच आर टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए ओजोन लेयर को बचाने के लिए। जो सिंथेटिक केमिकल्स थे ना, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर और एरोजोल्स और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते थे, उनका यूज कम कर दिया या फिर उस पर बैन लगा दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल रही, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि सीएफसी प्रोडक्शन को 1986 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। सो दिस हैज समवेयर अफेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ CFCs. So that's it बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें से भी स्प्लिट होकर वन वर्ड बन सकते हैं। We will soon come up with the next video. Till then, take care of yourself.